दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 28वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम बल्ब ब्राइटनेस से रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझ रहे थे। हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि कौन सा बल्ब ब्राइट होगा, कौन सा बल्ब डिम होगा। हमने समझा कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो पावर कंजप्शन के साथ जुड़ी होती है। जो बल्ब जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो उतना ज्यादा ब्राइट होगा। एंड हमने बल्ब की जो रेटिंग होती है उसका भी मीनिंग समझा। दूसरा, हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की जिसमें हम सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे थे। तो उस प्रॉब्लम में हमने देखा कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा ये कैसे पता करें। या कई बार प्रॉब्लम इस तरह की भी आ जाती है कि कोई सर्किट आपको दे रखा है, बल्ब्स लगा रखे हैं उस सर्किट के अंदर और उन बल्ब्स की रेटिंग दे रखी है और आपसे यह पूछा जाता है कि सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हम अप्लाई कर सकते हैं सर्किट पे सो दैट कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आज का जो एपिसोड है इसमें हम शुरुआत एक्सपेरिमेंट से करेंगे। जो लास्ट एपिसोड में आपने प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसी प्रॉब्लम को आज एक्सपेरिमेंट से एनालाइज करेंगे। लेकिन मैं आपको यहां पे यह बताता चलूं कि जो हमने कैलकुलेशन की थी लास्ट एपिसोड में उसमें हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान के चल रहे थे। बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हमने बल्ब की रेटिंग से कैलकुलेट किया था और उसके बाद हमने उस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया था और उसके ऊपर कैलकुलेशन की थी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जब बल्ब ग्लो करना शुरू करता है तो जैसे जैसे उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है, इसका मतलब उसकी पावर कंजप्शन बढ़ रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है जो आपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल की थी वो तो कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल की थी, लेकिन प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती रहती है। तो यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा, जो एक्सपेरिमेंट से डिटेल आपको देखने को मिलेगी, आप देखेगा कि वो थ्योरी के साथ अलाइन जरूर करेगी। मतलब जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा सर्किट में, तो वैसा ही सर्किट हम आज डिजाइन करके रखेंगे और उसके ऊपर सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे एंड वोल्टेज को चेंज करेंगे। तो आप देखिएगा कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। वो कुछ कुछ आपको थ्योरी के साथ अलाइन मिलेगा, बट जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि भाई कितनी मैक्सिमम वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो या कौन सी वोल्टेज पे फ्यूज होगा वो सारी कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट होगी। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, तो इसलिए सारी वैल्यूज जो है वो बदलती रहेंगी। बट जो आपको जो फ्यूज जो बल्ब होगा वो जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो थ्योरी के साथ अलाइन करेगी। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको रेटिंग का मीनिंग समझा रहा हूं। उसके लिए मेरे पास यहां पे एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है। हमने यहां पे एक बल्ब को लगाया हुआ है और बल्ब के अक्रॉस हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे एंड करंट को मेजर करेंगे। वैसे मैन्युफैक्चरर ने इसकी जो रेटिंग दी है वो 12 वोल्ट एंड 90 वोल्ट दिया है, बट जरूरी नहीं है कि 12 वोल्ट 90 वोल्ट ही ये कंज्यूम करे। हो सकता है 12 वोल्ट पे ये 85 वोल्ट कंज्यूम करे या मे भी कुछ डिफरेंट करे। ठीक है, तो ये तो रेटिंग है। इस रेटिंग का मतलब ये है कि 90 वोल्ट तक ये जो पावर कंजप्शन होगी इसमें, एक तो आप 12 वोल्ट अप्लाई करो, रेटेड वोल्टेज 12 वोल्ट आप इस पे अप्लाई कर सकते हो और 12 वोल्ट पे ऑलमोस्ट ये 90 वोल्ट कंज्यूम कर रहा होगा। और 90 वोल्ट अगर ये कंज्यूम कर रहा है तो ये सेफ है। बट अगर 90 से ज्यादा पावर अगर आप इसमें कंज्यूम करवा रहे हो तो ये खतरे में है। इसका मतलब बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और वो फ्यूज हो सकता है अगर आप 90 वोल्ट से ज्यादा पावर इसमें कंजप्शन करवा रहे हो तो। अब 90 वोल्ट से ज्यादा पावर ये कब कंज्यूम करेगा? ऑब्वियसली जब 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा कि वोल्टेज इसके अक्रॉस ज्यादा होगी और उस वोल्टेज की वजह से जो इसकी पावर कंजप्शन है वो इसकी रेटेड पावर से ज्यादा हो जाएगी। मतलब अंदर की जो हीट पैदा होगी वो हीट डिसिपेट नहीं कर पाएगा ये मीडियम में और अंदर का जो फिलामेंट है वो गर्म होके फ्यूज हो जाएगा। तो चलिए अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं एंड चेक करते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने जो हमें वैल्यूज दी हैं क्या वो मैच कर रही है या उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वैसे मैं आपको बता दूं 5-10% का आपको हमेशा एरर लेके चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर ने वैल्यू हमें प्रोवाइड की हैं वो मैच कर रही हो। तो चलिए जरा एक बार इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि वोल्टेज को अगर मैं फर्दर बढ़ाते चला जाऊं तो बल्ब जो है वो कितनी वैल्यू पे आके फ्यूज हो रहा है, कितने पावर कंजप्शन पे फ्यूज हो रहा है। तो दोस्तों मेरे पास कनेक्शंस रेडी हैं एंड मैं आपको पहले थोड़े से कनेक्शंस को एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। यहां पे हमारे पास एक वेरिएबल सप्लाई सिस्टम है जिससे हम वोल्टेज को वेरी करेंगे। जो वोल्टेज हम बल्ब के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं उसको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ये जो मल्टीमीटर है ये वोल्टेज की रीडिंग को दिखाएगा जो बल्ब के अक्रॉस अप्लाइड है
और ये जो मल्टीमीटर है ये करंट को दिखाएगा। वोल्टेज एंड करंट को मल्टीप्लाई करके आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हो कि ये बल्ब जो है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, इसकी वैल्यू को आप चेक कर सकते हो। दूसरा, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे एक पॉइंट के बाद ये बल्ब फ्यूज होगा। अब जब फ्यूज होगा तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये ब्लास्ट हो जाए, हालांकि बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अगर आप एकदम से वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो चांसेस हैं कि ये ब्लास्ट हो जाए, लेकिन अगर आप धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो जरूरी नहीं है कि ये बल्ब जो है वो ब्लास्ट ही हो। इसका फिलामेंट अंदर से बर्न आउट हो जाएगा अगर आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो तो। बट फिर भी अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सेफ्टी जो है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दें एंड तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। तो चलिए अब जरा मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता हूं एंड करंट एंड वोल्टेज की रीडिंग को चेक करते हैं। मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं एंड सुनील जी मुझे वोल्टेज की वैल्यू को बताएंगे, तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। सुनील जी बताइए। 9.7, ओके, सो 12.5 वोल्ट हमने इस पे अप्लाई कर दिया एंड 12.5 पे करंट बताइए मुझे कितना है। 6.9, इसका मतलब 7 एम्पियर के अराउंड है। तो जब आप 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट ये 85 वोल्ट के अराउंड कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। एंड फिलहाल बल्ब जो है सही ग्लो कर रहा है। अब मैं वोल्टेज को इंक्रीज करने जा रहा हूं, देखते हैं कि बल्ब कैसे फ्यूज होता है और किस वैल्यू पे जाके फ्यूज होता है, ठीक है। चलिए, कितनी वोल्टेज हो गई है? 14, 15, 16, 17, कितना? 27। ओके, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे थे तो अप टू 16.7 वोल्ट बल्ब प्रॉपरली काम कर रहा है। 16.7 वोल्ट पे अराउंड 9 एम्पियर करंट को डिमांड कर रहा है सप्लाई से। तो अगर यहां से मैं पावर कंजप्शन कैलकुलेट करूं V इंटू आई से, तो अराउंड 150 वोल्ट पावर को कंज्यूम कर रहा है। जैसे ही हमने 16.7 से ज्यादा वोल्टेज की, बल्ब फ्यूज हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अराउंड 150 वोल्ट तक ये इजीली हैंडल कर पा रहा था। जैसे हमने 150 वोल्ट से ज्यादा पावर को किया, ये बल्ब फ्यूज हो गया। वैसे इसकी जो रेटिंग है वो 90 वोल्ट है, तो थ्योरेटिकली तो ये होना चाहिए था कि जैसे ही 90 वोल्ट से ज्यादा पावर कंजप्शन होना चाहिए था, फ्यूज हो जाना चाहिए था। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली इसमें हमेशा टॉलरेंस होता है। इवन आप 100 वोल्ट या 110 तक आप ले जा सकते हो। यहां पे एक और चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि 150 वोल्ट काफी ज्यादा है इसके लिए। यहां पे हम जो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे वो बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज कर रहे थे, इसलिए ये 150 वोल्ट तक चला गया। अगर आप धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करते, फिलामेंट को गर्म होने का समय देते आप, तो मुझे ये लगता है कि 115, 120 वोल्ट तक बर्न आउट हो जाता है। मतलब इससे ज्यादा पावर को हैंडल नहीं कर पाता ये। अब यहां पे क्योंकि हम एकदम से वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे तो फिलामेंट को गर्म होने का समय बहुत कम मिला और इसलिए आप ज्यादा पावर तक पहुंच पाए। कॉन्टिन्यूस सप्लाई में ये इतनी पावर को भी हैंडल नहीं कर पाता। अराउंड 120 वोल्ट तक ही ये बर्न आउट हो जाता, फ्यूज हो जाता। तो 90 वोल्ट जो लिखा गया है वो एक तरह से सेफ वैल्यू आपकी लिखी गई है। अगर 90 वोल्ट तक ये पावर कंज्यूम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करता रहेगा। आई होप आपको समझ आया कि रेटिंग को हम कैसे, उसका क्या मतलब होता है थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। अब आपने इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज ऑब्जर्व की होगी। जैसे ही बल्ब फ्यूज हुआ, वोल्टेज की जो रीडिंग है वो एकदम से 27 वोल्ट पे चली गई और करंट 0 एम्पियर हो गया। अब एकदम से 27 वोल्ट कैसे हो गई? असल में जो हमारा सप्लाई सिस्टम है वो आइडियल नहीं है। उसके अंदर एक इंटरनल इंपीडेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आप ये समझिए। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दीजिए। इंपीडेंस वर्ड को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, वैसे एग्जैक्ट वर्ड इंपीडेंस है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से जब उसमें लार्ज करंट फ्लो किया, क्योंकि जो करंट आ रहा है बल्ब के पास वो तो सप्लाई से ही आ रहा है। अब क्योंकि सप्लाई के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है तो एक तरह से सप्लाई की जो अंदर की जो वोल्टेज थी उसमें अंदर के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गई। बल्ब को पूरी वोल्टेज जो सप्लाई के अंदर थी वो मिल नहीं पाई, क्योंकि कुछ वोल्टेज सप्लाई के अंदर ही ड्रॉप हो गई 9 एम्पियर करंट की वजह से। इसलिए आपने देखा कि बल्ब फ्यूज होने से पहले, एकदम जस्ट पहले अगर आप देखते हो तो 16.7 वोल्ट था। जैसे ही फ्यूज हुआ एकदम से वोल्टेज राइज करके 27 वोल्ट पे पहुंच गई। इसके पीछे का कारण है सप्लाई सिस्टम का इंटरनल इंपीडेंस।
आगे चल के हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि कौन सा बल्ब ब्राइट होगा, कौन सा बल्ब डिम होगा, और अगर मैं सप्लाई को कंटिन्यूअसली बढ़ाता चला गया तो कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा। तो दोस्तों मैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में रेडी हूं। सबसे पहले मैं आपको कनेक्शंस एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे हमने 4 बल्ब्स का इस्तेमाल किया है। 3 जो बल्ब हैं वो 35 वोल्ट के हैं, 12 वोल्ट 35 वोल्ट, एंड एक बल्ब जो है वो 12 वोल्ट 90 वोल्ट का है। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो हमने जो लास्ट एपिसोड में लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस की थी बिल्कुल वैसा ही है। इवन आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले 12 वोल्ट अप्लाई करेंगे एंड चेक करते हैं कि कौन बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट है, कौन सा बल्ब सबसे ब्राइट ग्लो कर रहा है। क्योंकि हम थ्योरी में ऑलरेडी देख चुके हैं और थ्योरी के हिसाब से जो आपकी मिडिल ब्रांच है उसमें जो 35 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा ब्राइट ग्लो करना चाहिए जब आप 12 वोल्ट अप्लाई करते हो। अगर मैं वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करूंगा तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा तो वही जो आपका मिडिल ब्रांच वाला बल्ब है वही सबसे पहले फ्यूज होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। हमने यहां पे एक मल्टीमीटर भी अप्लाई किया है, मल्टीमीटर भी कनेक्ट किया है सो दैट हम वोल्टेज को भी चेक कर सकें। तो मल्टीमीटर यहां पे वोल्टेज की रीडिंग को हमें बताएगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जरा वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं 12 वोल्ट अप्लाई करूंगा एंड ब्राइटनेस को चेक करूंगा और देखते हैं कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है क्या उसके साथ हम इसको अलाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं थ्योरी में जो आपने वैल्यूज यूज की थी रेजिस्टेंसेस की वो वैल्यूज यहां पे प्रैक्टिकली नहीं होंगी, क्योंकि जो आपने वैल्यूज कैलकुलेट की थी रेजिस्टेंस की वो आपने इनकी रेटेड वैल्यू पे कैलकुलेट की थी और अभी यहां पे फिलहाल ये अपनी रेटेड पे काम नहीं कर रहे होंगे। कोई बल्ब अलग वोल्टेज पे होगा, कोई बल्ब अलग वोल्टेज पे होगा। तो चलिए जरा चेक करते हैं कि कौन सा बल्ब ब्राइट होता है, कौन सा बल्ब डिम होता है। तो उसके लिए ये जो कैमरा है ये आपको चेक करके बता देगा सारा कि कौन सा ब्राइट है कौन सा डिम है। इस कैमरे की फीड से हम देख पाएंगे। चलिए मैं जरा वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं एंड सुनील जी मुझे रीडिंग को बताएंगे वोल्टेज की। तो फिलहाल मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं। 7, 8, 9, 10, 11, 12.38, 13, 14, अभी 13, 13 12.6, 12.6 ओके ऑलमोस्ट 12 वोल्ट हो गई है। ठीक है 12.43, 12.43 मतलब ऑलमोस्ट 12 वोल्ट है। अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि जो 35 वोल्ट वाला बल्ब है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है। उसके बाद जो 90 वोल्ट वाला बल्ब है जो सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है वो ब्राइट हो रहा है। एंड जो 2 बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं 35 वोल्ट के, जो सबसे लास्ट ब्रांच है, वो आपके दोनों बराबर ब्राइटनेस पे हैं क्योंकि दोनों में सेम करंट है। एंड दोनों की जो पावर कंजप्शन है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है एंड करंट भी दोनों में सेम है, तो पावर कंजप्शन भी दोनों में सेम होगा। तो इसलिए दोनों की जो ब्राइटनेस है, जो लास्ट वाले सीरीज बल्ब हैं उनकी सेम ब्राइटनेस अपने को देखने को मिल रही है। बीच वाला जो 35 वोल्ट का बल्ब है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है। तो जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओगे तो सबसे पहले अपनी रेटेड वैल्यू पे जो पहुंचेगा वो बीच वाला बल्ब ही पहुंचेगा, 35 वोल्ट वाला बल्ब पहुंचेगा। और अगर आप वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते चले गए तो सबसे पहले जो फ्यूज होगा बल्ब वो भी 35 वोल्ट वाला, जो बीच वाली जो ब्रांच है उस ब्रांच में जो बल्ब लगा हुआ है वही फ्यूज होगा। तो चलिए जरा वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वोल्टेज को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं एंड सुनील जी मुझे बताएंगे कि कितनी वोल्टेज हो गई है। 14, 15, 16.5, 17.7, अब आप ब्राइटनेस को चेक कर सकते हो कि सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा बल्ब है। 18.19, and 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37. ओके अब आप देखिए यहाँ पे बीच वाला बल्ब फ्यूज हो गया और उसके बाद ब्राइटनेस देखिए, बाकी 2 बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है अभी। अब अगर मैं फर्दर इंक्रीज करूंगा तो उन दोनों बल्ब में से कोई बल्ब फ्यूज होगा, लेकिन मैं फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा हूं। वापस उसको ले आते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपने क्लियरली देखा कि सबसे पहले जो बीच वाली जो ब्रांच वाला जो रेजिस्टेंस था वो फ्यूज हुआ। उसके बाद जैसे ही वो फ्यूज हुआ
तीनों बल्ब सीरीज में आ गए, दो 35 वोल्ट वाले और एक 90 वोल्ट वाला बल्ब जो है वो सीरीज में आ गए, और उसके बाद एकदम से 35 वोल्ट वाले बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा हो गई, 90 वोल्ट वाला जो बल्ब था वो स्टिल डिम ग्लो कर रहा था। अब अगर मैं वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करता तो जो लास्ट के जो दो बल्ब हैं 35 वोल्ट वाले, उनमें से कोई एक फ्यूज होना था, क्योंकि वो हमें पहले से ही पता है, तो इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए अब जरा वापस बोर्ड पे चलते हैं एंड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एंड इस एक्सपेरिमेंट से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो लास्ट एपिसोड में जो आपने लास्ट प्रॉब्लम सोल्व की थी या हमने डिस्कस की थी वो आपको क्लियरली समझ आई होगी। तो आपने ब्राइटनेस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स को देखा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अब कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक लॉज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जरा देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है और कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा है। कई बार क्या होता है, आपको डराने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि आपको कुछ इस तरह का सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में ऐसे मल्टीपल सोर्सेज लगा दिए गए हैं। कुछ इस तरह का कनेक्शन दे रखे हैं। फिर आप इधर आ जाइए, यहां पे मान लीजिए ऐसा कोई सर्किट दे रखा है और ये यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है जी। कुछ वैल्यूज दे दी हैं, जैसे 20 वोल्ट, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 10 वोल्ट, 2 एम्पियर, 6 ओम, 5 एम्पियर, 8 ओम, 20 वोल्ट, 6 ओम, 10 ओम, ऐसे मान लीजिए कुछ वैल्यूज दे दी गई है, ठीक है ना। कुछ अननोन भी दे रखी हैं वैल्यूज, ठीक है, सर्किट में। और आपको ये दे रखा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो है 24 वोल्ट। आपको गिवन है कि इसके अक्रॉस 24 वोल्ट है। आपको बताना है ये जो वोल्टेज होगी ये क्या होगी, वी नोट। फाइंड वी नोट, वी नोट को फाइंड करना है। अब ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे डिस्कस करें, कैसे सोल्व करें? देखा जाए तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है देखने से, तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही गिव अप कर देते हैं बिना सोचे। जरा देखो, अगर आप इसको केवीएल केसीएल से सोल्व करने की कोशिश भी करते हो तो आप कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज कई सारे रेजिस्टेंसेस अननोन है। जैसे ये दोनों अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है। तो आप ट्राई भी करते हो अगर केवीएल केसीएल से, तो कहीं ना कहीं जाके आप अटक जाओगे, बहुत लंबी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको फिर हम कैसे सोचें? ऐसी प्रॉब्लम को सोचने के लिए आपको कुछ नए आइडिया को अप्लाई करना होगा। और नया आइडिया क्या है? आपको मैंने बताया था कि जो क्लोज्ड सर्किट होता है उसमें जो एंट्रिंग करंट होता है वही मेरा लीविंग करंट होता है। क्लोज सर्किट को आप नोड की तरह ले सकते हो। तो अगर मैं सेम कंसेप्ट यहां पे लगाऊं, तो सबसे पहले तो इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है आपको, तो इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल है, तो इसमें करंट इस तरफ आएगा एंड करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट अपने आप में एक क्लोज्ड सर्किट है, अपने आप में एक क्लोज सर्किट आप देख सकते हो, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्लोज सर्किट का मीनिंग उनको नहीं पता चलता है। आप क्लोज सर्किट ब्रांच को भी ले सकते हो, आप ऐसे सर्किट को भी ले सकते हो। क्लोज सर्किट वो जिसके 2 टर्मिनल पॉइंट हो, बस जिसके 2 टर्मिनल निकले उसको एक क्लोज सर्किट। इवन एक रजिस्टर को भी आप एक क्लोज सर्किट की तरह मान सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप यहां पे देखो, मैं इस सर्किट को एक क्लोज्ड सर्किट बोल रहा हूं। आप देख सकते हो इसके 2 टर्मिनल है, एक यहां पे और एक यहां पे। सिमिलरली ये भी एक क्लोज सर्किट है, इसके 2 टर्मिनल, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। तो आप इसको क्लोज सर्किट बोल सकते हो, इसको भी क्लोज सर्किट बोल सकते हो। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो 3 एम्पियर इधर जा रहा है, 5 एम्पियर इधर से जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 8 एम्पियर जो है वो एंटर कर रहा है इस क्लोज्ड सर्किट के अंदर।
तो यहां से हमें क्लियरली समझ आ गया कि अगर 8 एंटर कर रहा है तो 8 ही लीव करेगा, और वो लीव कहां से करेगा, यहां से 8 एंपियर लीव करेगा। चाहिए जी। और इस 8 एंपियर के अकॉर्डिंग यहां पे जो वोल्टेज अपीयर होगी इसके अक्रॉस, ओम्स लॉ अगर आप लगाते हो तो 48 वोल्ट अपीयर होगी। लेकिन जो पोलैरिटी आएगी 48 वोल्ट की वो ये बनेगी, इस पोलैरिटी का 48 वोल्ट अपीयर होगा। सही है। लेकिन आपसे ये पोलैरिटी का पूछा ही नहीं, आपसे तो उल्टी पोलैरिटी का पूछा है। तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी -48 वोल्ट, क्योंकि पोलैरिटी जो है वो एक्चुअल में ये पोलैरिटी आ रही है, लेकिन इस पोलैरिटी का पूछा नहीं गया आपसे ऑपोजिट पोलैरिटी का पूछा गया है। दैट्स वाई जो वी नॉट की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कई बार सर्किट जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कि आप लोग समझ नहीं पाते कि सोल्व कैसे करें। जितना बड़ा सर्किट होगा उतना ही उसके अंदर कोई ना कोई छोटी ट्रिक छुपी होगी, कोई छोटा पॉइंट छुपा होगा। आपको ये सोचना है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप सोल्व करते टाइम अगर टाइम जो है वो काफी ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आप एक गलत रास्ते पे हो। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर जो लंबी चौड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें हमेशा कोई छोटा पॉइंट होता है जो हमें ढूंढना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स वैसे आप प्रैक्टिस से समझ जाओगे, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको और क्लियर होता चला जाएगा। अब एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं। जरा देखिए, कई बार इस तरह का सर्किट दे दिया जाता है आपको, ये कोई ब्रिज बना दिया है, और ये बैलेंस ब्रिज है। 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 2 ओम है, ये आपका 4 ओम है। सोचिए इस तरह का ब्रिज दे रखा है, और जो बीच वाली ब्रांच है उसमें एक सोर्स को लगा दिया है, दिस इज 20 वोल्ट, और यहां पे भी एक सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है। चलो यहां पे मैं करंट सोर्स को ले लेता हूं, यहां पे एक सोर्स को कनेक्ट कर दिया है, दिस इज 2 एंपियर। ऐसे वैल्यूज दे दिए। आपसे पूछा है फाइंड पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 20 वोल्ट सोर्स, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 20 वोल्ट सोर्स। जो 20 वोल्ट सोर्स है ये कितनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर देखो ये तो बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज है तो इसमें 0 एंपियर करंट आना चाहिए। बात तो सही है भाई, करंट मेरा 0 आना चाहिए यहां पे, तो उस हिसाब से तो पावर एब्जॉर्ब जो है वो 0 बननी चाहिए। अब ऐसे सर्किट को बड़े ध्यान से करना होता है। 0 एंपियर तब होता है जब यहां पे लोड कनेक्टेड होता, जो ब्रिजिंग ब्रांच है अगर वहां पे लोड कनेक्टेड होता, जैसे कोई रजिस्टर कनेक्टेड होता या कोई और अलग तरह का लोड कनेक्टेड होता, तो आप कह सकते थे कि उसमें 0 एंपियर करंट आएगा। बट अगर कोई सोर्स कनेक्ट है इस ब्रिजिंग ब्रांच में, तो फिर आपको 0 एंपियर नहीं मानना है, फिर आपको बेसिक तरीके से उसको सोल्व करना है। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का होता, मैं थोड़ा सा आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं प्रॉपर्ली। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, जो मैंने अभी अभी बताया आपको उसको भी जरा डिस्कस करते हैं। सोचिए सर्किट कुछ ऐसा होता, यहां पे मेरे पास 2 एंपियर है, ये 4 ओम है, इधर 8 ओम है, इधर 2 ओम है, इधर 4 ओम है, और बीच में हमने एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से मान लीजिए हमने कनेक्शन कर दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये करंट क्या होगा, तो ये करंट होगा 0 एंपियर। 0 एंपियर करंट होगा दोस्तों। ये इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा अगर रजिस्टर लगा होता तो, क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर होगा, ठीक है। इवन आप अगर पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करके देखोगे तो वो 0 मिलेगा आपको। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल हम नहीं कैलकुलेट कर सकते दोनों पॉइंट का, क्योंकि हमें रेफरेंस नहीं पता। रेफरेंस मतलब किसी भी पॉइंट की वोल्टेज जब तक आपको नहीं दी जाए सर्किट के अंदर, तब तक आप किसी दूसरे पॉइंट की वोल्टेज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। हाँ, डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे वोल्टेज डिफरेंस जो है वो 0 आएगा इसके अक्रॉस। चलो मान लीजिए ये मेरे पास 2 ओम है, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज डिफरेंस क्या आएगा। मैं इसको A बोल देता हूं और इसको B बोल देता हूं।
तो एक काम करता हूं, वोल्टेज डिफरेंस या पॉइंट की वोल्टेज को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? हमारे पास ये एक नोड या जंक्शन है, दूसरा एक ये नोड या जंक्शन है, तो हम एक काम करते हैं ना, किसी भी एक नोड को कुछ रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं, उसके रेस्पेक्ट में यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज निकाल लेंगे और फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। सही बात है, क्योंकि जो वोल्टेज डिफरेंस है वो तो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं ना करता कि भाई रेफरेंस की वैल्यू आप 0 ले रहे हो कि 10 ले रहे हो कि 20 ले रहे हो और कहां ले रहे हो, उस पर भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है यहां पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 रहेगा ऑलवेज, चाहे रेफरेंस आप इस पॉइंट पे लो चाहे इस पॉइंट पे लो, क्योंकि भाई 2 पॉइंट तो हो ही गए, बाकी 2 पॉइंट और बचे हुए हमारे। इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मान लो और उसके रेस्पेक्ट में यहां की और यहां की वोल्टेज निकाल लो और फिर दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता कि रेफरेंस वैल्यू आप क्या ले रहे हो और कहां ले रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। हां, पॉइंट की जो वोल्टेज होगी वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। अगर रेफरेंस नहीं दे रखा तो आप पॉइंट की वोल्टेज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी भी दूसरे नोड या जंक्शन की वोल्टेज दे नहीं रखी आपको, तो आप बोलोगे कि पॉइंट की वोल्टेज डिफाइन नहीं है। अगर मैं पॉइंट की वोल्टेज पूछ लूं तो पॉइंट की वोल्टेज डिफाइन नहीं है, लेकिन डिफरेंस डिफाइंड है। डिफरेंस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए एक काम करते हैं, हम कहीं पे रेफरेंस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां की जो वोल्टेज है वो मेरी रेफरेंस वोल्टेज है और इसको कुछ रेफरेंस वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। कितनी रेफरेंस वैल्यू प्रोवाइड करें? जनरली हम 0 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं, इसको ग्राउंड कर लेते हैं। जनरली हम 0 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि रेफरेंस वोल्टेज हमेशा 0 ही होगी। आप उसकी जगह 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। रेफरेंस कोई फिक्स नहीं होती। अगर आप 0 लोगे तो 0 के रेस्पेक्ट में यहां दोनों की वोल्टेज आ जाएगी और उस वहां से डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप यहां पे 5 वोल्ट लेते हो तो 5 वोल्ट के रेस्पेक्ट में इन दोनों पॉइंट की वोल्टेज आ जाएगी और फिर आप डिफरेंस ले सकते हो। डिफरेंस सेम आएगा, चाहे रेफरेंस 0 वोल्ट लो, चाहे 5 वो, चाहे 10 लो, कुछ भी लो। ठीक है, तो चलिए मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस मान लिया है। ठीक है, हमने एक रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया है और इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अब हम ए और बी की वोल्टेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि इसमें कुछ करंट आएगा। अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो करंट है ये आई नोट करंट आएगा। ठीक है, अब यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, आप जानते हो करंट सोर्स लगा हुआ है, 2 एम्पियर आ रहा है, तो इधर मैं करंट मान लेता हूं I1, तो इधर जो करंट आएगा वो आएगा 2 - I1। सही है जी। और इधर जो करंट है, इधर मैं I1 - I नोट करंट लिखूंगा, क्योंकि I1 में से I नोट सब्ट्रैक्ट हो गया ना, तो इधर जो करंट आएगा I1 - I नोट आएगा और यहां पे जो करंट आएगा वो क्या आएगा जरा देखो, 2 - I1 + I नोट, 2 - I1 + I नोट, ये करंट आपका इधर आएगा। सही है जी। और फिर दोनों मिलके यहां पे आप देख सकते हो फिर से 2 एम्पियर आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, करंट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे सर्किट में। अब करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे केवीएल एंड केसीएल लगाना है। लूप देखो यहां पे एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा और एक बड़ा लूप भी है ये वाला। ठीक है, इस लूप को अवॉइड करें क्योंकि इस लूप में करंट सोर्स आ रहा है। मतलब चाहे ये वाला लूप देखो चाहे ये वाला लूप देखो, बड़े वाला, इसमें करंट सोर्स आ रहा है, तो इसको अवॉइड करें। आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ ये आई नोट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई नोट कैलकुलेट होते ही इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, एंड वोल्टेज डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो आपको रेफरेंस यहां पे लेने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, रेफरेंस लेने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आप आई नोट कैलकुलेट कर दोगे तो डायरेक्ट ही वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। आपको इस रेफरेंस की जरूरत क्या है? रेफरेंस की जरूरत तो पॉइंट की वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए होती है। हम तो यहां पे डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पॉइंट की वोल्टेज तो वैसे भी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जरा देखो, अगर मैं यहां पे केवीएल लगाऊं तो 2 अननोन है, 2 इक्वेशन मुझे बनानी होंगी। तो यहां पे अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं तो सबसे पहले पोलैरिटी लिख लो। इधर ऐसी पोलैरिटी आएगी, इधर ये पोलैरिटी आएगी भाई आई नोट के हिसाब से, और इधर ये पोलैरिटी आएगी। तो अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं तो मैं बोलूंगा -4I1 -2I0 +8 × 2 - I1 और बराबर की इधर 0। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो इन सबको ले जाता हूं बराबर के इधर, 2I0 ये हो गया एंड +12I1 ये हो गया = 16। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई दोस्तों। इस लूप से पहली इक्वेशन हमने निकाल ली। अब आइए दूसरा लूप, ये वाला जो लूप है, इसमें पोलैरिटी देखो, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। तो अगर मैं केवीएल लिखूं तो -2 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा,
I1 माइनस आई नॉट, ये तो ये हो गया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस I1 प्लस आई नॉट, ये हो गया, एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट बराबर के इधर 0। ठीक है, तो मैंने इस लूप में भी केवीएल लगा दिया अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे तो I1 का क्वेश्चन बताओ, -2 यहां से, -4 यहां से, तो -6 हो गया, बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो 6 I1 हो जाएगा। और आई नोट का बताइए, 2 I नोट यहां से है, 4 I नोट यहां से है, 2 and 4 6, 6 + 2 8 I नोट है, बराबर के उधर जाएगा तो -8 I नोट हो जाएगा। इधर क्या रहेगा, इधर कांस्टेंट अब रह जाएगी कितनी, 8, यहां पे 8 रह जाएगी। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जब आप दोनों को सोल्व करोगे, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से गुना कर देता हूं, तो बन जाएगा 12 I1 - 16 I नॉट इज इक्वल टू 16। सही है, ये बन गया। और ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो है 12 I1 प्लस 2 I नॉट इज इक्वल टू 16। एक बार देख लो भाई, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये कट गया, ये कट गया, तो I नॉट की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। यहां से I नॉट की वैल्यू 0 आ गई है, एज एक्सपेक्टेड। यही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पे 0 नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 0 नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे कोई लोड नहीं है, यहां पे सोर्स कनेक्टेड है। सोर्स क्या करेगा भाई, कॉमन सेंस लगाओ, अगर यहां पे 0 एम्पीयर आ रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या बनेगा, 0। इसका मतलब जो नीचे वाले पॉइंट का वोल्टेज होगा वही ऊपर वाले पॉइंट का वोल्टेज होगा, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा, तभी तो करंट 0 हुआ। इसका मतलब यहां पे आप ये कह सकते हो कि VA और VB जो है वो बराबर होंगे, VA इक्वल टू VB होगा, बट यहां पे नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये 20 वोल्ट है भाई, तो ऊपर और नीचे वाले पॉइंट के बीच का डिफरेंस तो फिक्स ही हो गया 20 वोल्ट। ठीक बात है, तो आप ये 0 कैसे बोल सकते हो इनके बीच का डिफरेंस को, ठीक है ना। यहां पे इस बार करंट आएगा, तो जब भी ब्रिजिंग ब्रांच में कोई सोर्स आ जाए तो आपको उसमें 0 एम्पीयर करंट आंसर नहीं देना है, आपको उसको सोल्व करना होगा। करंट को कैसे सोल्व करोगे भाई, कितना करंट आएगा उसको कैसे सोल्व करोगे। मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये I नोट करंट है, ठीक है, ये I नोट करंट है, इधर से 2 एम्पीयर जा रहा है, ये आपका 2 एम्पीयर है, इधर मेरा I1 करंट चला गया। पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो हर ब्रांच में, इधर I1 है, इधर से 2 आ रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 माइनस I1, 2 माइनस I1 इधर हो गया। अब आइए यहां पे I1 इधर है, उसमें से I नोट इधर चला गया, तो इधर क्या बन जाएगा, I1 माइनस I नोट। और यहां पे कितना करंट आएगा, इधर से 2 माइनस I1 आ रहा है, इधर से I नोट आ रहा है, तो 2 प्लस I नोट माइनस I1 करंट जो है वो इधर जाएगा। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, हमने हर ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके बाद केवीएल लगा दो, इधर इस लूप में लगा दो, इधर इस लूप में लगा दो, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, और आई नोट को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जब एक बार आई नोट कैलकुलेट हो जाएगा तो पावर एब्जॉर्ब्ड आ जाएगी, क्योंकि आई नोट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, तो पावर एब्जॉर्ब हो जाएगी 20 इंटू आई नोट, ये पावर एब्जॉर्ब होगी। और आई नोट की वैल्यू आप जैसे हमने यहां पे कैलकुलेट की थी, बिल्कुल वैसे यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो पॉइंट को समझिए कि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, जिनमें ब्रिजिंग ब्रांच जो है उसमें कोई सोर्स आ जाता है, चाहे करंट सोर्स आए चाहे वोल्टेज सोर्स आए, तो उस केस में उस ब्रांच में 0 एम्पीयर करंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई लोड आ जाता है, जैसे कोई रजिस्टर आ गया, या कोई आगे चल के आप और डिफरेंट टाइप के लोड पढ़ोगे, इंडक्टर या कैपेसिटर टाइप के लोड जो है उनको भी पढ़ोगे, अगर वो सब आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको 0 एम्पीयर दिखाना होगा इसमें, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। दूसरी बात, किसी भी पॉइंट की वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस की जरूरत होती है। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने शुरू में यहां पे एक वोल्टेज को अज्यूम कर लिया था, इसको 0 वोल्ट दे दिया था, क्योंकि एक रेफरेंस आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हो। अगर कोई भी पॉइंट की वोल्टेज नहीं दे रखी किसी सर्किट में, तो किसी भी एक पॉइंट को आप रेफरेंस अज्यूम कर सकते हो, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिफरेंस पे, ठीक है। लेकिन अगर सर्किट के अंदर किसी भी पॉइंट की वोल्टेज दे दी गई है, फिर आप अज्यूम नहीं कर सकते हो, फिर आप रेफरेंस नहीं मान सकते हो, किसी दूसरे पॉइंट को रेफरेंस मान के नहीं चल सकते हो। जिस पॉइंट की वोल्टेज दी गई है उसी को फिर आपको रेफरेंस मानना होगा, और उसी के रेस्पेक्ट में फिर बाकी पॉइंट्स की वोल्टेज निकालनी होगी, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे इस सर्किट में किसी भी जंक्शन या नोड पॉइंट पे आपको पॉइंट की वोल्टेज दे नहीं रखी है। आप बोलोगे सर क्यों नहीं दे रखी, अगर ये वोल्टेज सोर्स होता सोचिए तो हमें पता चल जाता। भाई मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है और ये मान लीजिए 10 वोल्ट का है, तो आप बोलोगे सर अब तो दे दी पॉइंट की वोल्टेज। ये पॉइंट की वोल्टेज थोड़ी ना है, ये तो डिफरेंस है भाई। इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ठीक है।
किसी भी जंक्शन की वोल्टेज दे नहीं रखी आपको नहीं पता कि जंक्शन क्या वोल्टेज होगी, तो अगर किसी पॉइंट की वोल्टेज आपसे पूछ ली जाए कि बताओ पॉइंट ए की वोल्टेज क्या होगी या पॉइंट बी की वोल्टेज क्या होगी, तो आप बता नहीं सकते हो, एब्सोल्यूट नहीं है वो वोल्टेज, वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस में आप किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मान के चल सकते हो। जैसे आप इस पॉइंट को 0 वोल्ट मान लो और 0 के रेस्पेक्ट में यहां की और यहां की वोल्टेज को कैलकुलेट कर लो और फिर डिफरेंस ले लो। या फिर चलो आप रेफरेंस भी ना मानो, आप जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो पहले और उसके हिसाब से फिर केवीएल केसीएल निकाल के इस ब्रांच में करंट निकाल दो। एक ब्रांच में करंट आ गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आएगी वही तो डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच का। इस तरह से आप जो है वो डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, आपको रेफरेंस मानने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर रेफरेंस मान के भी चल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको 0 वोल्ट मान के 0 के रेस्पेक्ट में यहां की वोल्टेज निकाल दो और यहां की वोल्टेज निकाल दो, फिर डिफरेंस ले लो। जरूरी नहीं हम 0 वोल्ट माने, इसको आप 5 वोल्ट मान सकते हो। 5 वोल्ट अज्यूम करके आप यहां की और यहां की वोल्टेज को कैलकुलेट कर दो, फिर डिफरेंस ले लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जब आप 0 वोल्ट मानोगे तो यहां की वोल्टेज अलग आएगी, जब यहां पे 5 वोल्ट मानोगे तो यहां की वोल्टेज अलग आएगी, लेकिन जो डिफरेंस आएगा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर लेकिन सर हम माने ही क्यों रेफरेंस को, हमने तो केवीएल लगा के सोल्व तो कर दिया। बिल्कुल सही बात है। जहां तक वोल्टेज डिफरेंस का सवाल है आप केवीएल से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप क्यों रेफरेंस मान रहे हो। लेकिन जो रेफरेंस मानने वाला तरीका है ना, उसको देखिएगा जब अगला जो एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो वहां पे मैं आपको नोडल समझाऊंगा, नोडल एनालिसिस। और नोडल में हम इस रेफरेंस को अज्यूम करके ही आगे सोल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, और आप देखिएगा कि नोडल आपके लिए कितना आसान कर देगा प्रॉब्लम को सोल्व करना। इतना सब झंझट नहीं होगा, आपको इतना केवीएल केसीएल लगाने की जरूरत नहीं है। आप नोडल लगाओ और नोडल से सोल्व कर दो प्रॉब्लम को फटाफट। हर ब्रांच का करंट, वोल्टेज, पावर जो पूछा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।